Hello everyone. In this segment, we will study about the making of the constitution. कि constitution में क्या कैसे बना, कैसे constituent assembly बनी, कैसे पहले तो सबसे पहले demand arise हुई, फिर उसके बाद constituent assembly बनी, constituent assembly ने क्या क्या किया, draft constitution क्या था, और कुछ important points with respect to the constitution. So making of the constitution. मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले डिमांड अराइज हुई फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 1934 में जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो पहली बारी पुट फॉरवर्ड किया गया, डिमांड आई पहली बारी एमएन रॉय के द्वारा, जो कि पायनियर थे कम्युनिस्ट मूवमेंट के हमारे कंट्री में। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बारी ऑफिशियली डिमांड की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम हो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने कांग्रेस के बिहाफ पे डिक्लेयर कर दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा फ्री इंडिया का, उसको बनाया जाए विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि इलेक्टेड होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो ये देखो आप कि ये प्री इंडिपेंडेंस की बात है। 1935 में फर्स्ट टाइम एमएन रॉय जी ने डिमांड फॉरवर्ड रखी थी। उसके बाद 1938 में कांग्रेस ने बात की और कांग्रेस ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि एक फ्री इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और जो कि जिसमें मेंबर्स होने चाहिए इलेक्टेड बाय दी on the basis of adult franchisee. The demand was finally accepted in the principle by the British government in what is known as August Offer. तो August Offer में डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया था, और 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स, जो कि मेंबर थे कैबिनेट के, वो इंडिया आए कि एक ड्राफ्ट प्रपोजल के साथ कि वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। So a member of the cabinet came to India with the draft proposal of the British government on framing of an independent constitution. इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ताकि फ्रेम हो, जो कि अडॉप्ट किया जाएगा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। क्रिप्स प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, जो कि चाहती थी कि इंडिया डिवाइड हो दो ऑटोनमस स्टेट्स में, और जिसकी दो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज हो। फाइनली कैबिनेट मिशन भेजा गया इंडिया में, और जिसने रिजेक्ट कर दिया आइडिया ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज, लेकिन उसने एक स्कीम आगे रखी जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो ऐसी स्कीम आगे रखी जिसने सेटिस्फाई किया मुस्लिम लीग को। So a member of the Cripps proposals were rejected by the Muslim League, which wanted India to be divided into 2 autonomous states with 2 separate constituent assemblies. Finally, a cabinet mission was sent to India. While it rejected, so cabinet mission rejected the idea of 2 constituent assemblies, it put forth a scheme for the constituent assembly, which more or less satisfied the मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग को सेटिस्फाई कर दी जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्कीम रखी थी क्रिप्स कैबिनेट मिशन ने। कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट की गई थी नवंबर 1946 में, जो कि फॉर्मुलेट हुई थी बाय द कैबिनेट मिशन प्लान, उसके कुछ फीचर्स थे। क्या फीचर्स थे? टोटल स्ट्रेंथ होगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 389, जिसमें से 296 सीट्स होंगी वो अलॉट की जाएंगी ब्रिटिश इंडिया को, और 93 सीट्स अलॉट होंगी प्रिंसली स्टेट्स को। जो 296 सीट्स अलॉट की गई ब्रिटिश इंडिया को, उसमें से 292 मेंबर जो होंगे वो होंगे 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस में से, और 4 होंगे फ्रॉम दी चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, 1 फ्रॉम ईच। तो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, तो चारों में से एक एक मेंबर ईच। हर प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट, यानी कि a group of small states, in case of small states, were to be allotted seats in proportion of their respective population. तो उनकी population से proportionate membership उनको मिल रही, so proportional representation. Roughly 1 seat was to be allotted for every million population. तो 10 लाख population के लिए 1 seat, तो जितनी पॉपुलेशन होगी उस हिसाब से सीट्स अलॉट की गई। सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का स्कीम फॉलो हुआ गया।
जो सीट्स अलॉट की गई ब्रिटिश प्रोविंस में, तो वो डिवाइड होनी थी 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज में, मुस्लिम, सिख्स और जनरल्स में, इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे हर कम्युनिटी के, उनको इलेक्ट किया गया मेंबर से उनके कम्युनिटी के द्वारा इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो वोटिंग थी वो वोटिंग की गई बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हम प्रेसिडेंट में पढ़ते हैं अच्छे से, तो आप प्रेसिडेंट में हम पढ़ेंगे, तो आप प्रेसिडेंट सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के लिए वेट कीजिए। The representatives of the princely states were to be nominated by the heads of the princely states. तो जो princely states के head थे वो representative जो है princely states के, उसको appoint करेंगे, elect करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्लियर है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो जो पार्टली इलेक्टेड होनी थी और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी होनी थी। जो मेंबर्स होंगे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज, जो कि इलेक्टेड होंगे ऑन लिमिटेड फ्रेंचाइजी। जो इलेक्शन से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो कि 296 अलॉटेड सीट्स थी अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, ये हुए जुलाई अगस्त 1946 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 200 सीट्स जीती, मुस्लिम लीग ने 73 सीट्स जीती, और जो छोटे ग्रुप्स थे और इंडिपेंडेंट उनको 15 सीट की जो रिमेनिंग सीट मिली गई। जो 93 सीट्स थी अलॉटेड प्रिंसली स्टेट्स को, दे वर नॉट फिल्ड बिकॉज उन्होंने डिसाइड किया कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बाहर रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डायरेक्टली इलेक्टेड लोगों के द्वारा नहीं थी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी, लेकिन असेंबली में रिप्रेजेंटेटिव्स थे हर सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी के, यानी कि हिंदूज भी थे, मुस्लिम्स भी थे, सिख्स थे, पारसीज थे, एंग्लो इंडियंस थे, इंडियन क्रिश्चियंस थे, एससीज थे, एसटीज थे, वुमेन भी थी, इंक्लूडिंग ऑफ ऑल दीज सेक्शंस। असेंबली में और भी पर्सनालिटीज थे, लेकिन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थे विद द एक्सेप्शन ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इंक्लूडेड नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग हम समझेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी पहली मीटिंग हुई दिसंबर 9, 1946 में। तो दिसंबर 9, 1946 में पहली मीटिंग हुई। जो मुस्लिम लीग थी उसने बॉयकॉट कर दी ये मीटिंग और इंसिस्ट किया कि एक सेपरेट स्टेट पाकिस्तान की बने। मीटिंग अटेंड की गई थी सिर्फ 2011 मेंबर्स के द्वारा एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मुस्लिम लीग बॉयकॉटिंग द मीटिंग। और जो डॉक्टर सचिंदरनंद सिन्हा थे वो ओल्डेस्ट मेंबर थे, ही वाज इलेक्टेड एज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। टेम्पररी प्रेसिडेंट उनको बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया था एज प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, और एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी को इलेक्ट किया गया था एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। द असेंबली के पास 2 वाइस प्रेसिडेंट्स थे। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में। दिसंबर 30 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के पे ही हमारा जो प्रियम्बल है वो बेस्ड है। सो दिसंबर 13, 1946 में नेहरू जी ने मूव किया था हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो ले डाउन करता था फंडामेंटल्स एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। क्या 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 किसके प्रोविजंस थे। The Constituent Assembly declares its firm and solemn resolve to proclaim India as an independent। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने डिक्लेयर किया कि हमारा रेजोल्यूशन है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट है, सॉवरेन है, रिपब्लिक है। और जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का रेजोल्यूशन ये है कि वो जो पूरा गवर्नेंस है, फ्यूचर गवर्नेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पूरा ड्रॉ करेगी। So to draw up for her future governance a constitution. So constitution future governance के लिए constituent assembly create करेगी, draw करेगी। Wherein the territories that now comprise British India, जो भी territories हैं जो अभी British India का हिस्सा है, the territories that now form the Indian states, जो territories जो अभी Indian states का हिस्सा है, and such other parts of India as are outside India, और कोई भी ऐसा हिस्सा जो आउटसाइड इंडिया है और इंडिया के बाहर है, एंड द स्टेट्स वेल एज अदर टेरिटरीज
as are willing to be constituted into the Indian independent sovereign India shall be a union of them all. तो यूनियन की जो हम बात करते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में, तो ये यहाँ से इसके रूट्स आए हैं कि जो भी ब्रिटिश इंडिया है, टेरिटरीज जो अभी की इंडियन स्टेट्स का हिस्सा है, टेरिटरीज जो कि अभी इंडिया के बाहर है लेकिन जो इंडिया का हिस्सा बनना चाहती है, तो वो सारी यूनियन ऑफ देम यूनियन में बनेगी. wherein the said territories, जो बोली हुई territories हैं, whether with their present boundaries, जो उनकी present boundaries हैं, या फिर जो उनकी determine की जाएगी constituent assembly के द्वारा और लॉ के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के द्वारा, shall possess and retain the status of, उनके पास स्टेटस होगा, किसका स्टेटस होगा, ऑटोनमस यूनिट्स का, कि वो ऑटोनमस यूनिट्स होंगे और उनके पास रेजिडरी पावर्स होंगी और वो एक्सरसाइज कर पाएंगे सारे फंक्शन, सारी पावर्स जो गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की सारी पावर्स, एक्सेप्ट सच पावर्स एंड फंक्शंस as are vested in or assigned to the union or as are inherent or implied in the union or resulting thereof. तो जितनी भी टेरिटरीज हैं जिसकी बाउंड्रीज डिटरमाइन हुई है नहीं हुई है, उनको ऑटोनमस यूनिट्स का स्टेटस दिया जाएगा और उनके पास पावर होंगी एक्सेप्ट द पावर्स विच विल बी वेस्टेड इन द यूनियन. जो पावर होगी, अथॉरिटी होगी सॉवरेन इंडिया की और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स की, ऑर्गन्स के गवर्नमेंट की, वो सारी पावर कहाँ से ली जाएगी? इट विल बी डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल. अगेन प्रियम्बल में भी हम पढ़ते हैं कि कैसे जो सोर्स है पावर का वो पीपल है. सो डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल. wherein shall be guaranteed, लोगों को गारंटी किया जाएगा, सिक्योर किया जाएगा सभी लोगों को जस्टिस, इंडिया में जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, अगेन प्रियम्बल में बात होती है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी बिफोर द लॉ, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन, सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी. तो दो एक्सेप्शंस हैं, लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी. अदरवाइज फ्रीडम ऑफ थॉट दिया जाएगा, एक्सप्रेशन दिया जाएगा, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड ऑल्सो फ्रीडम ऑफ एक्शन. तो हम देखेंगे काफी जो कंपोनेंट्स है वो इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे, बट कुछ नहीं भी इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्शन नहीं इनकॉर्पोरेट किया जाएगा. wherein adequate safeguards, so adequate safeguards shall be provided to who? To the minorities, backward classes, tribal areas and depressed and other backward classes. तो ये जितने भी प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में विद रिस्पेक्ट टू माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज, डिप्रेस्ड क्लासेस, तो उसकी जो रूट्स है वो कहाँ से हैं? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से. इंटेग्रिटी मेंटेन की जाएगी टेरिटरी ऑफ द रिपब्लिक की, wherein shall be maintained the integrity of the territory of the republic and its sovereign rights. Sovereigns मतलब free rights. Sovereign rights on land, sea and air according to justice and the law of civilized nations. This ancient land attains its rightful and honored place in the world and makes it full and willing contribution to the promotion of world peace and welfare of mankind. This resolution was unanimously, सब लोगों ने adopt किया by the assembly, unanimously was adopted by the assembly on January 22, 1947. It influenced the eventual shaping of the constitution through its subsequent stages. Its modified version forms the preamble of the present constitution. So इसका जो modified version है वो preamble का preamble दर्शाता है. तो हम preamble में जब देखते हैं कि preamble के कितने सारे जो provisions हैं वो उसके roots लिए गए हैं objective resolution से. कुछ चेंजेस लाए गए इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा. जो रिप्रेजेंटेटिव थे प्रिंसली स्टेट्स के, जो पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज्वाइन नहीं किए, उन्होंने ग्रेजुअली ज्वाइन कर लिए. So the representatives of the princely states who had stayed away from the Constituent Assembly gradually joined it. On April 28, 1947, representatives of 6 states were part of the assembly. जब एक्सेप्ट किया गया माउंटबैटन प्लान कि माउंटबैटन प्लान जिसके द्वारा कंट्री को पार्टीशन किया जाएगा, तो रिप्रेजेंटेटिव्स बाकी प्रिंसली स्टेट्स के भी उन्होंने भी अपनी सीट्स ले ली असेंबली में.
जो मेंबर्स थे मुस्लिम लीग के फ्रॉम इंडियन डोमिनियन, दे ऑल्सो एंटर दी असेंबली। सो इंडियन डोमिनियन में से हमने देखा कि हमने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में पढ़ा था कि कैसे दो डोमिनियंस को क्रिएट किया गया, पाकिस्तान डोमिनियन एंड इंडियन डोमिनियन। तो मुस्लिम लीग के मेंबर्स जो इंडियन डोमिनियन थे उन्होंने भी असेंबली को ज्वाइन किया। मेजरली 3 चेंजेस क्रिएट किए गए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने। असेंबली को एक फुली सॉवरेन बॉडी क्रिएट किया गया, एज अ फुली सॉवरेन बॉडी क्रिएट किया गया जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट कर सकती थी जैसा वो चाहती। एम्पावर किया गया असेंबली को कि असेंबली किसी भी एक्ट को ऑल्टर कर सकती है, एब्रोगेट कर सकती है, हटा सकती है, ऑल्टर कर सकती है, रिपील कर सकती है इन रिलेशन टू इंडिया। कोई भी एक्ट को जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का था वो हटा सकती है। यह हमने पढ़ा था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में भी। असेंबली एक लेजिस्लेटिव बॉडी बन गई। 2 सेपरेट फंक्शंस वर असाइन टू द असेंबली। एक तो 2 सेपरेट फंक्शंस असाइन किए गए। एक था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना फ्री इंडिया के लिए, और ऑर्डिनरी लॉज को। ऑर्डिनरी लॉज होते हैं जो आम लॉज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ऑर्डिनरी लॉज जो नॉर्मल लॉज होते हैं। तो दैट इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना फ्री इंडिया के लिए और इनैक्ट करना ऑर्डिनरी लॉज को, ये दोनों जो टास्क थे वर टू बी परफॉर्म्ड ऑन सेपरेट डेज। असेंबली बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये पहला पार्लियामेंट बनी फ्री इंडिया का डोमिनियन लेजिस्लेचर। जब भी असेंबली मिलती थी एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी इट वाज चेयर्ड बाय राजेंद्र प्रसाद, और जब वो मिलती थी एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी इट वाज चेयर्ड बाय जीवी मवलंकर। ये दोनों फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को परफॉर्म करने पड़ रहे थे टिल नवंबर 26, 1949, जब कॉन्स्टिट्यूशन का टास्क बनाने का खत्म हो गया। जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे जो उस एरिया से आए थे, जो पाकिस्तान में चले गए, उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपनी मेंबरशिप फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि जो टोटल स्ट्रेंथ थी असेंबली की ये 389 से 299 तक आ गई। जो कैबिनेट मिशन प्लान में टोटल स्ट्रेंथ थी 389, वो उसकी जगह 299 स्ट्रेंथ हो गई। द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन प्रोविंसेस, जो कि पहले ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, उसकी भी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गई फ्रॉम 296 टू 229, एंड प्रिंसली स्टेट्स की भी कम हो गई फ्रॉम 93 टू 70। तो स्ट्रेंथ कम हो गई क्योंकि जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया, जिन्होंने पाकिस्तान ज्वाइन कर लिया था उनको। बाकी कुछ फंक्शंस भी थे जो परफॉर्म किए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कॉन्स्टिट्यूशन एक हमने 2 फंक्शंस तो पढ़ लिए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया और इनैक्टमेंट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉज। इसके अलावा रैटिफाई किया इंडिया की मेंबरशिप को कॉमनवेल्थ में इन मई 1949, अडॉप्ट किया नेशनल फ्लैग को जुलाई 22, 1947। डेट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द अदर फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द असेंबली। नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह इलेक्ट किया गया। सो ही इलेक्टेड राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 11 सेशंस हुए थे ओवर 2 years, 11 months। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कम से कम 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से रीड किया एंड फिर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। काफी खर्चा भी हुआ था इस कम्बरसम प्रोसेस में। और ये बिल्कुल नया पार्लियामेंट, जब नया पार्लियामेंट आफ्टर जनरल इलेक्शंस इन 1951 टू 52 में जब तक फॉर्म हुआ तो तब तक कंटिन्यू हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। प्रोविजनल पार्लियामेंट भी की तरह, क्योंकि ये लेजिस्लेटिव बॉडी थी, so as it was a provisional parliament also, and it continued till the first general elections in 1951 to 52। कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, काफी सारी कमिटीज थी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी थी ड्राफ्ट कमिटी। सो अमंग ऑल द कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी वाज द ड्राफ्टिंग कमिटी सेट अप ऑन August 29, 1947। कमिटी का टास्क था कि वो एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। ड्राफ्टिंग कमिटी ने प्रपोजल्स देखे बाकी सब कमिटी के और प्रिपेयर किया फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने जो पब्लिश हुआ था Feb 1948 में।
लोगों को 8 मंथ्स मिले थे कि वो डिस्कस करें ड्राफ्ट को और अमेंडमेंट्स प्रपोज करें, और कुछ पब्लिक कमेंट्स आए, क्रिटिसिज्म्स आए, सजेशंस आए, तो ड्राफ्ट कमेटी ने एक सेकेंड ड्राफ्ट भी प्रिपेयर किया जो पब्लिश किया गया अक्टूबर 1948 में। इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इंट्रोड्यूस किया था फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का ऑन November 4, 1948, जो कि फर्स्ट रीडिंग हुई थी। असेंबली की जनरल डिस्कशन हुई उस पे 5 दिन के लिए, सेकेंड रीडिंग हुई, क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन हुआ, जो कि स्टार्ट हुआ November 15, 1948 में, और इस स्टेज पे 7653 अमेंडमेंट्स प्रपोज हुए थे और 2473 अमेंडमेंट्स को एक्चुअली डिस्कस किया गया था। ये नंबर्स इंट्रिकेट इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस ये प्रोसेस समझिए कि कैसे फर्स्ट रीडिंग हुई, सेकंड रीडिंग हुई, इस पे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे, बट एज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हुआ कैसे चीजें। थर्ड रीडिंग हुई फिर ड्राफ्ट की, और इसमें डॉक्टर अम्बेडकर ने एक मोशन को भी मूव किया कि कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। The motion on the draft constitution was declared as passed on November 26, 1947, and it received the signatures of the members and the president. जो 299 मेंबर्स थे असेंबली के, उसमें से 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे और उन्होंने साइन कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन। यही वो डेट है जब प्रियम्बल भी साइन हुआ था और इनैक्ट किया गया था, और gave it to themselves this constitution. The constitution as adopted on November 26, 1949 contained a preamble 395, ये आप याद रखना कि preamble था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 स्केड्यूल्स थे। अभी 12 स्केड्यूल्स है, तो preamble था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 स्केड्यूल्स है। preamble को इनैक्ट किया गया आफ्टर द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनैक्टेड। जो बी आर अम्बेडकर थे उस टाइम के लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने पायलट किया ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को असेंबली में। उन्होंने काफी एक प्रोमिनेंट रोल प्ले किया इन डिस्कशंस जब असेंबली में हो रही थी। उनको काफी जाना जाता था कि वो बहुत लॉजिकल हैं, फोर्सफुल हैं, और परसुएसिव आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे रखी। उनको माना जाता है फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये पॉइंट याद रखना, कई बार स्टेट सर्विसेज में पूछ सकते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर is known as the father of the Constitution of India. उनको चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं और मॉडर्न मनु भी कहते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन्फोर्समेंट, कुछ प्रोविजंस थे, सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सिटीजनशिप से रिलेटेड थे, इलेक्शन से रिलेटेड थे, प्रोविजनल पार्लियामेंट से रिलेटेड थे, टेम्पररी और ट्रांजिशनल प्रोविजंस थे, और कुछ शॉर्ट टाइटल्स थे जो कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 381 ये फोर्स में आ गए November 26, 1947 को ही। लेकिन जो रिमेनिंग प्रोविजन थे, जो यानी कि जो मेजर पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फोर्स में आया January 26, 1950 को। इसी दिन हम सेलिब्रेट करते हैं अपना रिपब्लिक डे, जिसको हम कहते हैं कि एज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 26 जनवरी को स्पेसिफिकली चूज किया गया डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस थी। 26 जनवरी को ही 1930 में पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया जाता था, क्योंकि फॉलोइंग द रेजोल्यूशन ऑफ लाहौर सेशन दिसंबर 1929, सो पूर्ण स्वराज डे 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता था, जिसके कारण उसको इम्पोर्टेंस दी गई और फिर कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के लिए इसी डे को चूज किया गया। With the commencement of the Constitution, the Indian Independence Act of 1947 and the Government of India Act 1935, with all the enactments amending or supplementing the latter act, were repealed. तो रिपील किए गए और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को किया गया, लेकिन जो अबॉलिशन था, अबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिसडिक्शन एक्ट था, इसको कंटिन्यू किया गया। आई होप इट्स ऑल क्लियर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। एलिफेंट को अडॉप्ट किया गया था एज द सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
So elephant was adopted as the symbol, seal. I'm sorry, slide change हो गई है. Just give me a second. So elephant was adopted as the symbol. Sir B.N. Rao was appointed as the constitutional advisor, legal advisor of the Constituent Assembly. कुछ names हैं. H.B.R. Iyengar was the secretary to the Constituent Assembly. S.N. Mukherjee was the chief draftsman of the constitution in the Constituent Assembly. Prem Bihari Narayan Raizada was the calligrapher of the Indian Constitution. ये point important नहीं है. The original Constitution was handwritten by him in the flowing italic style. ये आप याद रख सकते हो. ओरिजिनल वर्जन था वो काफी ब्यूटिफाइड था, डेकोरेटेड था. आर्टिस्ट ने डेकोरेट किया था बाय शांति निकेतन, इंक्लूडिंग नंदलाल बोस, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा. Biohar Ram Manohar Sinha illuminated, beautified and ornamented the original preamble calligraphed by Prem Bihari Narayan Raizada. जो कैलीग्राफी थी हिंदी वर्जन की, वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की, इट वाज डन बाय वसंत कृष्ण वैद्य एंड एलिगेंटली डेकोरेटेड एंड इल्यूमिनेटेड बाय नंदलाल बोस. These are some trivial important facts. इसी से ही हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करते हैं. And I hope this topic is clear.